नमस्कार। आज हम केरल में चल रहे एक बेहद ज़रूरी और जिन्हें एडेड स्कूल भी कहते हैं, उनमें होने वाले शिक्षकों की नियुक्तियों से, और ख़ास तौर पर ये विवाद गरमाया है विकलांग व्यक्तियों के लिए जो आरक्षित कोटा होता है उसको लेकर। बिल्कुल। और स्थिति मतलब ऐसी है कि ये कोटा भरने में दिक्कतें आ रही हैं और जब ये पद खाली रह जाते हैं तो फिर उनका क्या किया जाए। इसी सवाल ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया असल में। हाँ। हमारी आज की जो ये चर्चा है वो एक हालिया काफी विस्तृत समाचार रिपोर्ट है, उस पर आधारित है। अच्छा। और ये रिपोर्ट इस मुद्दे के कई अहम पहलुओं को सामने ला रही है, कानूनी भी, प्रशासनिक भी, और हाँ, मानवीय पहलू भी हैं इसमें। सही कहा। और हमारा मकसद यही है कि इस पूरे मामले की तह तक जाएं, समझें कि ये विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ। चलाने वाले प्रबंधन हैं, अदालतें हैं, उनकी अपनी अपनी दलीलें क्या हैं, और सबसे जरूरी, क्या कोई रास्ता निकल रहा है अब इस गतिरोध को तोड़ने का। और देखिए, ये मामला इसलिए भी खास ध्यान खींच रहा है क्योंकि ये सिर्फ नियमों या कानूनों की लड़ाई नहीं है। हाँ, इसमें हजारों शिक्षकों का भविष्य, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी वो दांव पर लगी हुई है। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, विशिष्ट आदेश ने इस स्थिति को सुलझाने के बजाय शायद और उलझा दिया है, कम से कम बाकियों के लिए। अच्छा। साफ तौर पर राज्य सरकार, स्कूल प्रबंधन और न्यायपालिका के जो निर्णय हैं उनके बीच एक तनाव सा दिखाई दे रहा है। तो चलिए फिर इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं समस्या की जड़ से। ये पूरा विवाद आखिर खड़ा कहाँ से हुआ? देखिए, जो मूल विवाद है ना, उसका केंद्र है केरल के सहायता प्राप्त स्कूलों में विकलांग व्यक्तियों, मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, PWD, उनके लिए आरक्षित पद। जी। कानूनन इन स्कूलों में भी PWD कोटा लागू होता है। अब दिक्कत तब आती है जब इन आरक्षित पदों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते और ये पद खाली रह जाते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई, इन खाली पदों का क्या हो। और जहाँ तक मुझे समझ आया है, शुरुआत में केरल सरकार का रुख इस पर बहुत साफ था, बल्कि सख्त था। हाँ, बिल्कुल। राज्य सरकार का शुरुआती निर्देश बहुत क्लियर था कि अगर विकलांग कोटे के तहत आरक्षित पद योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण खाली रह जाते हैं तो उन्हें किसी भी हालत में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से नहीं भरा जा सकता। ओके। सरकार का मानना था कि आरक्षण के नियमों का कड़ाई से पालन हो और खाली सीटों को आगे के भर्ती चक्र के लिए ले जाया जाए, मतलब कैरी फॉरवर्ड किया जाए, जैसा कि अक्सर सरकारी नौकरियों में होता है। यहाँ पर शायद हमें ये भी थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए कि ये सहायता प्राप्त स्कूल आखिर होते क्या हैं, क्योंकि ये पूरी तरह सरकारी भी नहीं है और पूरी तरह से प्राइवेट भी नहीं लगते। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। देखिए, केरल में ना शिक्षा का क्षेत्र में इन सहायता प्राप्त स्कूलों का एक लंबा और बहुत महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। अच्छा। ये स्कूल मुख्य रूप से निजी प्रबंधन चलाते हैं, जैसे कोई समुदाय हो गया, ट्रस्ट या कोई धार्मिक संगठन, लेकिन इन्हें राज्य सरकार से अच्छी खासी वित्तीय सहायता, मतलब फाइनेंशियल एड मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन स्कूलों के जो शिक्षक हैं और बाकी कर्मचारी, उनका वेतन सीधा सरकार देती है। अच्छा, सैलरी सरकार से आती है? जी। इसलिए जब नियुक्तियों और सेवा शर्तों की बात आती है तो सरकारी नियम काफी हद तक इन पर भी लागू होते हैं और इसमें आरक्षण नीति भी शामिल है। और भारत के संविधान और कानूनों में, खासकर विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संदर्भ में, ये आरक्षण का प्रावधान क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? देखिए, आरक्षण नीतियां, चाहे वो जाति आधारित हों, लिंग आधारित हों या विकलांगता आधारित, उनका मूल उद्देश्य तो सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करना है। जी। विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जिसे कानून इसीलिए बने हैं कि विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार में बराबर के अवसर मिले, वो समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बन सकें। सही बात है। इन कानूनों का उद्देश्य सिर्फ प्रतिनिधित्व देना नहीं है, बल्कि उन बाधाओं को दूर करना भी है जिनका सामना विकलांग व्यक्तियों को अक्सर करना पड़ता है। इसलिए इन कोटे को लेकर सरकारें आमतौर पर संवेदनशील भी होती हैं और थोड़ा सख्त रवैया भी अपनाती हैं। समझ गई। तो सरकार का सख्त रुख था कि खाली PWD सीटों पर सामान्य नियुक्ति नहीं होगी। फिर इस कहानी में मोड़ कैसे आया? ये नायर सर्विस सोसाइटी, NSS का क्या रोल रहा इसमें? हाँ, यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा और दिलचस्प होता है। नायर सर्विस सोसाइटी यानी NSS केरल का एक काफी प्रभावशाली सामुदायिक संगठन है और ये कई शिक्षण संस्थान चलाते हैं, जिनमें सहायता प्राप्त स्कूल भी शामिल हैं। तो NSS ने सरकार के सख्त रुख को चुनौती दी। अच्छा, चुनौती दी? जी। उनका तर्क था कि PWD कोटे के पद लगातार खाली रह रहे हैं
इससे स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी हो रही है और बच्चों की पढ़ाई का सीधा नुकसान हो रहा है। उनका कहना था कि योग्य पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार मिल ही नहीं रहे हैं, तो कब तक पद खाली रखेंगे? ये व्यवहारिक नहीं है। और वे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए। हाँ, एनएसएस ने कानूनी रास्ता अपनाया और मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने एनएसएस की दलीलों और जो व्यावहारिक दिक्कतें थीं, उनको ध्यान में रखते हुए उनके मामले में एक बहुत ही विशिष्ट और कह सकते हैं सीमित राहत दी। सीमित राहत कैसी? कोर्ट ने सिर्फ एनएसएस प्रबंधन को ये अनुमति दी, सिर्फ उनको, कि अगर उनके द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में विकलांग कोटे के पद योग्य उम्मीदवार न मिलने की वजह से खाली रह जाते हैं, तो वे उन विशिष्ट खाली पदों पर सामान्य वर्ग से नियुक्ति कर सकते हैं। अच्छा, तो ये आदेश सिर्फ एनएसएस के लिए था, सभी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए नहीं। जी, ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और यही इस पूरे विवाद का केंद्र बिंदु बन गया है। राज्य सरकार को जो कानूनी सलाह मिली वो भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इन पर्सोनम है। इन पर्सोनम मतलब ये कि ये केवल उस याचिकाकर्ता पर लागू होता है जिसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, यानी एनएसएस। ये इन रेम नहीं है, यानी सभी पर लागू होने वाला सामान्य कानून नहीं है। ओके। और सरकार ने इसी आधार पर बाकी जो सहायता प्राप्त स्कूल थे उनको ऐसी नियुक्तियों की अनुमति देने से इनकार कर दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो एक ही तरह के स्कूलों के लिए दो अलग-अलग नियम बन गए। मतलब एनएसएस नियुक्ति कर सकता था लेकिन बाकी नहीं कर सकते थे। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से मुख्य संघर्ष की शुरुआत हुई। एक तरफ एनएसएस को अपने स्कूलों में खाली पीडब्ल्यूडी सीटों पर सामान्य वर्ग से शिक्षकों की नियुक्ति करने की हरी झंडी मिल गई। वहीं दूसरी तरफ केरल में बड़ी संख्या में सहायता प्राप्त स्कूल चलाने वाले अन्य प्रबंधन, जिनमें खास तौर पर ईसाई चर्चों द्वारा संचालित स्कूल शामिल हैं, उन्हें यह अनुमति नहीं मिली। जाहिर है उन्हें तो असंतोष फैला होगा। बिल्कुल, उन्हें लगा कि भाई ये तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो अब ये अन्य स्कूल प्रबंधन, खासकर जो ईसाई चर्च प्रबंधन है, वो क्या मांग कर रहे हैं? उनकी क्या दलील है? उनकी मांग बहुत सीधी है, समानता का अधिकार। वो कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रबंधन यानी एनएसएस को व्यवहारिक दिक्कतों के आधार पर राहत दे दी है, तो वही राहत उन्हें क्यों नहीं मिलनी चाहिए? वो भी तो उन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे हैं। योग्य पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार नहीं मिल रहे, पद खाली पड़े हैं, स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो वो एनएसएस वाले आदेश को एक तरह से नजीर मान रहे हैं। हाँ, वो उसे एक प्रेसिडेंट की तरह देख रहे हैं, भले ही कानूनी तौर पर सरकार उसे सीमित मान रही हो। और क्या इसके पीछे सिर्फ कानूनी या सैद्धांतिक तर्क है या कोई व्यवहारिक वजहें भी हैं जो इस मांग को इतना मजबूत बना रही हैं? मुझे लगता है व्यवहारिक वजहें शायद ज्यादा बड़ी हैं, जैसा कि सायरो मलाबार चर्च के चंगनाशेरी आर्चडायसिस के आर्कबिशप थॉमस थराइल ने हाल ही में कहा भी। हाँ, उनका बयान आया था। जी, उन्होंने उजागर किया कि ये मुद्दा हजारों शिक्षकों की जिंदगी से जुड़ा है। उनके अनुसार कई हजार शिक्षक ऐसे हैं जो इन स्कूलों में पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उनकी नियुक्तियां औपचारिक रूप से स्वीकृत नहीं हो पा रही हैं, अप्रूव नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि वे उन पदों के विरुद्ध रखे गए हैं जो तकनीकी रूप से पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत खाली दिखाए जा रहे हैं। अरे, यानी कि शिक्षक काम कर रहे हैं लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उनकी नियुक्ति पक्की नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब उन्हें वेतन भी नहीं मिल रहा होगा। बिल्कुल, आर्कबिशप थराइल ने साफ साफ कहा कि इनमें से कई शिक्षक या तो बिना किसी वेतन के काम कर रहे हैं, बिना वेतन के। हाँ, या फिर उन्हें स्कूल प्रबंधन अपनी तरफ से बहुत कम दैनिक मजदूरी दे रहा है। उनकी नौकरी पक्की नहीं है, भविष्य एक तरह से अंधकारमय है। यही कारण है कि आर्कबिशप ने इसे सिर्फ ईसाई प्रबंधन का मुद्दा ना बताकर एक सार्वजनिक मुद्दा, एक पब्लिक इशू करार दिया है। ये तो एक मानवीय संकट भी बनता जा रहा है। ये तो वाकई बहुत गंभीर स्थिति है। हजारों शिक्षक बिना वेतन या बहुत कम मजदूरी पर काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी नियुक्ति एक कानूनी पेच में फंसी हुई है। जी। तो इन स्कूल प्रबंधन का कहना है कि अगर सरकार एनएसएस की तरह उन्हें भी नियुक्ति की अनुमति दे दे तो इन शिक्षकों की नौकरियां पक्की हो जाएंगी और उन्हें नियमित वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। सही समझ रही हैं आप। उनका तर्क यही है कि इससे न केवल इन शिक्षकों को राहत मिलेगी, बल्कि स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है वो भी दूर होगी और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। वो चाहते हैं कि सरकार व्यवहारिक स्थिति को समझे और सुप्रीम कोर्ट के एनएसएस आदेश की जो भावना है उसे सभी पर लागू करें। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, राज्य सरकार की शुरुआती प्रतिक्रिया तो इस मांग को ठुकराने की थी। वो तो अपनी कानूनी सलाह पर अड़े हुए थे। हाँ, काफी समय तक यही स्थिति बनी रही। सरकार का स्टैंड यही था कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं कर सकते, जो स्पष्ट रूप से केवल एनएसएस के लिए था। इससे सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन, खासकर चर्च प्रबंधन के बीच टकराव बढ़ता गया। चर्च प्रबंधन ने सरकार पर असंवेदनशील होने का
और हजारों शिक्षकों की पीड़ा को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। लेकिन अब कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद इस गतिरोध को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। हाल में कुछ मुलाकातें हुई हैं शायद। हाँ, हालिया घटनाक्रम ये संकेत दे रहे हैं कि शायद अब बातचीत का, संवाद का रास्ता खुल रहा है। अच्छा। राज्य के जो सामान्य शिक्षा मंत्री हैं वी शिवकुट्टी, उन्होंने हाल ही में आर्क बिशप थॉमस थराहिल से मुलाकात की। ओके। हालांकि इस मुलाकात को दोनों पक्षों ने औपचारिक तौर पर शिष्टाचार मुलाकात या कर्टसी कॉल। हाँ, मैंने भी पढ़ा था, कर्टसी कॉल कहा गया। जी, लेकिन इसका समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुलाकात ठीक उस वक्त हुई है जब ये विवाद अपने चरम पर था और चर्च प्रबंधन सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रहा था। तो क्या इस मुलाकात से कोई ठोस बात निकल कर आई, कोई आश्वासन मिला? मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री ने मीडिया को बताया कि आर्क बिशप और अन्य प्रबंधन प्रतिनिधियों ने उनसे मिलकर फिर से वही आग्रह किया है कि एनएसएस वाला फैसला उन पर भी लागू किया जाए। मंत्री जी ने यह भी माना कि कई सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधन इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से भी मिल चुके हैं और उन्हें अपनी याचिकाएं सौंपी हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री तक बात पहुंच चुकी है? जी, और सबसे अहम बात जो निकल कर आई वो शायद मुख्यमंत्री का बयान है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का क्या कहना है इस पर अब? खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सरकार इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर रही है और इसे बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। बातचीत के जरिए, ये तो अच्छी बात है। हाँ, और उन्होंने खासतौर पर यह भी बताया कि इस मामले पर चर्चा करने और हल निकालने के लिए बाकायदा 13 अक्टूबर को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। 13 अक्टूबर को बैठक? जी, जिसमें संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो ये बैठक तो काफी अहम हो सकती है। इसका मतलब ये समझें कि सरकार अब वो जो सख्त कानूनी रवैया था उससे हटकर बातचीत और समाधान की दिशा में बढ़ रही है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है, कह सकते हैं। पहले जहां सरकार केवल कानूनी व्याख्या पर जोर दे रही थी, वहीं अब वो मुद्दे की गंभीरता और जो मानवीय पहलू है, हाँ, मानवीय पहलू, उसको स्वीकार करते हुए संवाद का रास्ता अपना रही है। शायद सरकार पर विभिन्न स्कूल प्रबंधन, शिक्षक संगठन और हो सकता है राजनीतिक दबाव का भी असर हुआ हो। तो आर्क बिशप थॉमस थरील ने सरकार के इस बदले हुए रवैये पर क्या प्रतिक्रिया दी है? वो खुश हैं। आर्क बिशप ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार इस मामले पर सकारात्मक रुख दिखा रही है। उनके अनुसार समाधान खोजने के लिए बैठक बुलाने का निर्णय अपने आप में एक बड़ी राहत है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे लगता है कि सरकार अब इस मामले को गंभीरता से ले रही है और इसे केवल प्रबंधन का नहीं बल्कि एक सार्वजनिक चिंता का विषय मान रही है। उम्मीद जगी है मतलब? जी, उन्हें उम्मीद है कि 13 अक्टूबर की बैठक से कोई सकारात्मक और व्यावहारिक हल निकलेगा। ये तो हुई प्रशासनिक और कानूनी बातें, लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक राजनीतिक पहलू भी नजर आ रहा है जिसकी हमें थोड़ी तटस्थ रूप से बात करनी चाहिए। जी, खबरों में जिक्र था कि जब शिक्षा मंत्री और आर्क बिशप की मुलाकात हुई तो केरल कांग्रेस मणि गुट के जो अध्यक्ष हैं जोस के मणि, वो भी वहां मौजूद थे। हाँ, उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि केरल कांग्रेस मणि जो है वो वर्तमान में राज्य की सत्ताधारी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ सरकार का हिस्सा है। अच्छा, वो सरकार में शामिल है। जी, तो उनकी मौजूदगी ये संकेत देती है कि इस मुद्दे को सुलझाने में राजनीतिक स्तर पर भी प्रयास चल रहे हैं। और जब आर्क बिशप से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने राजनीतिक दलों की भूमिका पर क्या कहा? आर्क बिशप ने कहा कि इस मुद्दे पर उन्हें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से समर्थन मिला है। उन्होंने खासतौर पर जोस के मणि और अन्य नेताओं का धन्यवाद भी किया जिन्होंने इस विवाद के समाधान के लिए पहल की है और सरकार के साथ बातचीत का रास्ता बनाने में मदद की है। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि ऐसे जो प्रशासनिक या कानूनी विवाद होते हैं उनमें राजनीतिक मध्यस्थता की क्या भूमिका होती है? क्या ये सामान्य बात है? देखिए, भारत जैसे लोकतंत्र में और खासकर केरल जैसे राज्य में जहां सामाजिक और सामुदायिक संगठन बहुत प्रभावशाली हैं, हाँ, ये तो है। ऐसे मुद्दे अक्सर केवल प्रशासनिक या कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रहते। जब कोई मुद्दा हजारों लोगों की आजीविका या बड़े समुदायों के हितों से जुड़ा हो तो राजनीतिक दल उसमें स्वाभाविक रूप से रुचि लेते हैं। पार्टियां अक्सर मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश करती हैं, अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करती हैं या समाधान प्रक्रिया का हिस्सा बनने की कोशिश करती हैं। ये उनके अपने वोट बैंक या सामाजिक आधार को साधने की रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। सही है। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी पार्टी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि इस प्रक्रिया को समझना है कि कैसे नीति निर्माण या विवाद समाधान में सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक ताकतें एक साथ काम करती हैं। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक बार फिर से देखें तो केरल में शिक्षकों की नियुक्ति का ये विवाद
कई परतों वाला है। जी। ये शुरू हुआ विकलांग कोटे के खाली पदों को भरने की एक व्यवहारिक चुनौती से। फिर सुप्रीम कोर्ट के एक सीमित दायरे वाले आदेश ने इसे और उलझा दिया। उस आदेश ने एक समूह को तो राहत दे दी, लेकिन बाकियों को नहीं। इसके कारण अन्य स्कूल प्रबंधन ने बराबरी की मांग उठाई, जिसमें हजारों शिक्षकों का अनिश्चित भविष्य जुड़ा है। बिल्कुल। और अब टकराव के बाद ऐसा लग रहा है कि सरकार बातचीत के जरिए एक व्यवहारिक हल निकालने की दिशा में बढ़ रही है, जिसमें राजनीतिक मध्यस्थता की भी भूमिका नजर आ रही है। एकदम सही सारांश है ये सिर्फ एक नियम या कानून की व्याख्या का मामला नहीं रह गया है। नहीं, ये सीधे तौर पर हजारों शिक्षकों और उनके परिवारों की आजीविका से जुड़ा है। इसका असर राज्य की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और उसकी सुचारुता पर भी पड़ता है। हाँ। अब सभी की निगाहें वो जो 13 अक्टूबर की बैठक है उस पर टिकी है। देखना होगा कि क्या सरकार और स्कूल प्रबंधन कोई बीच का रास्ता निकाल पाते हैं। हाँ, कोई ऐसा रास्ता का भी ध्यान रखा जाए, और सबसे जरूरी उन हजारों शिक्षकों को भी राहत मिले जो इस अनिश्चितता में जी रहे हैं। और ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है, एक सवाल जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी विचारणीय हो सकता है। जी। सवाल ये है कि विशेष आरक्षण नीतियों को लागू करने में जो व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं, जैसे आपने बताया योग्य उम्मीदवार न मिलना, और जो कानूनी व्याख्याएं या अदालती फैसले सामने आते हैं, उनके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर तब जब अदालती फैसलों का दायरा सीमित हो या उनका असर अलग अलग समूहों पर अलग अलग तरीके से पड़े। क्या समानता के सिद्धांत का मतलब है कि एक को मिली राहत सबको मिलनी चाहिए, या फिर कानूनी बारीकियों का सख्ती से पालन होना चाहिए, भले ही उससे व्यवहारिक समस्याएं पैदा हों? इस संतुलन को साधने की प्रक्रिया क्या हो? सही बात है। क्या इसका हल केवल अदालतों में है, या फिर विधायिका और कार्यपालिका को मिलकर ज्यादा व्यवहारिक और समावेशी समाधान खोजने की जरूरत है? इस पर निश्चित रूप से आगे भी सोचने और चर्चा करने की गुंजाइश है।